दोस्तों, कभी कभी जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही हमारे पीठ पीछे धोखा दे रहे होते हैं। आज की कहानी है राघव, उसकी मासूम पत्नी नैना और उनकी चालाक पड़ोसन कामिनी की। राघव और नैना की शादी को अभी कुछ ही समय हुआ था। नैना बेहद मासूम और सीधे स्वभाव की थी, जबकि राघव गांव के ही एक अमीर दोस्त के साथ रहता था। अरे राघव, क्या बात है, आज तो अपनी नईनवेली दुल्हन नैना से नजर ही नहीं हटा रहे हो। थोड़ा सब्र रखो भाई, तुम्हारी ही पत्नी है। इतनी भी क्या जल्दी है, जैसे बरसों बाद मिली हो। यह थी कामिनी, जो हमेशा राघव के घर आकर बेफिजूल का मजाक उड़ाया करती थी। उसके साथ उसका पति सोहन भी रहता था, जो बहुत शांत और गुमसुम रहता था। कामिनी, चलो भी अब यहाँ से। नया जोड़ा है, उन्हें आपस में बात करने दो। हमें क्यों बेवजह इनके बीच कबाब में हड्डी बनना है। तुम हर बात में मजाक करने लगती हो। चलो घर चलते हैं। हाँ, चलती हूँ। मैं कौन सा यहाँ हमेशा के लिए बसने आई हूँ। राघव, अपनी दुल्हन का अच्छी तरह ध्यान रखना और उसे खुश रखना। चलो, हम कल फिर मिलते हैं। राघव जी, एक बात पूछूं? यार, कामिनी दीदी इस तरह की बातें क्यों कर रही थी? मुझे उनकी बातें थोड़ी अजीब लगीं। कहीं मैंने उनकी बात का गलत मतलब तो नहीं समझ लिया? नैना, तुम कामिनी की बातों का बिल्कुल बुरा मत मानो। उसकी आदत ही ऐसी है, हर बात को मजाक में कहती है। जब मेरा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं था, तब उसी ने मेरी बहुत मदद की थी। इसलिए मैं उसका एहसान कभी नहीं भूल सकता। जी, मैंने उनकी बात का बुरा नहीं माना। अगर वह आपकी इतनी पुरानी और अच्छी दोस्त है, तो मेरे लिए भी सम्मानीय है। आखिर जो इंसान आपके मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा रहा हो, उसे मैं भी गलत नहीं समझना चाहती। सच कहूं नैना, तुम्हारे इस घर में आने से जैसे मेरी पूरी जिंदगी बदल गई है। पहले यह घर मुझे वीरान और सूना लगता था, लेकिन अब तुम्हारी मुस्कान से हर कोना खुशियों से भर गया है। मैं वादा करता हूँ कि हमेशा तुम्हें खुश रखने की कोशिश करूँगा। मुझे आप पर पूरा विश्वास है राघव जी। जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ खुशियों में नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में भी एक दूसरे का हाथ थामने का नाम है। अगली सुबह जब नैना रसोई में काम कर रही थी, तभी कामिनी अपने पति सोहन के साथ फिर से अधम की। वाह नैना, सुबह सुबह उठते ही काम में लग गई। लगता है नई दुल्हन बनने का सारा नशा उतर गया है। राघव, जरा बाहर आओ, तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। ऐसा काम है जिसे तुम टाल नहीं सकते। कामिनी, सुबह सुबह ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया? मुझे खेत पर भी जाना है और घर के कुछ काम भी बाकी है। अगर बहुत जरूरी है तो यही बता दो, मैं अपनी तरफ से जो मदद हो सकेगी जरूर करूंगा। तू मुझसे सवाल मत कर राघव, बस मेरे साथ मेरे घर चल, वहां जाकर सब समझाऊंगी। नैना, मैं तुम्हारे पति को थोड़ी देर के लिए ले जा रही हूँ। चिंता मत करना, काम खत्म होते ही इन्हें वापस भेज दूंगी। जी दीदी, आप ले जाइए। अगर कोई जरूरी काम है तो इसमें पूछने वाली क्या बात है। राघव जी आपकी मदद करना चाहते हैं तो उन्हें जाने दीजिए। आखिर पड़ोसी और पुराने दोस्त मुश्किल समय में ही तो काम आते हैं। देखा राघव, तेरी बीवी कितनी समझदार है। बिना कोई सवाल किए तुम्हें मेरे साथ भेज रही है। अब देर मत कर, मेरे साथ चल। रास्ते में मैं तुझे सारी बात बता दूंगी, बस अभी मेरे साथ आ जा। कामिनी और राघव वहां से चले जाते हैं, लेकिन सोहन वही खड़ा रहता है और नैना को अजीब नजरों से देखने लगता है। सोहन भुआ, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? कामिनी दीदी तो राघव जी को लेकर जा चुकी है। अगर आपका कोई काम नहीं है तो आप भी अपने घर जाइए। आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? सब ठीक तो है? उदास मत समझो नैना, मैं सच में बहुत परेशान हूँ। मेरे घर जाने का कोई फायदा नहीं है। जब तक राघव वहाँ है, कामिनी मुझे घर के अंदर घुसने नहीं देगी।
तुम नहीं जानती कि मेरे साथ कई दिनों से क्या हो रहा है। यार आप कैसी बातें कर रहे हैं सोहन भुया। अगर कामिनी दीदी आपको घर में आने नहीं देती तो इसकी कोई वजह तो होगी, लेकिन आपकी बातें सुनकर मुझे चिंता हो रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि आप अपने ही घर में जाने से डर रहे हैं? तुम अभी बहुत मासूम हो नैना। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास रहने वाले सभी लोग तुम्हारे लिए अच्छे हैं, लेकिन हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी पीठ पीछे कितना बड़ा खेल चल रहा है। आप बहकी बहकी बातें मत कीजिए सोहन भुया। अगर आपको कोई परेशानी है तो साफ साफ बताइए, लेकिन मेरे पति और मेरे रिश्ते के बारे में बिना सबूत कुछ मत कहिए। अब आप यहाँ से चले जाइए, वरना मैं राघव जी को सब बता दूंगी। सोहन चुपचाप वहां से चला जाता है, लेकिन उसके शब्द नैना के दिल में एक अनजाना डर पैदा कर देते हैं। दोपहर को जब राघव घर लौटता है तो नैना उसे सोहन के बारे में पूछती है। राघव जी, एक बात पूछनी थी। सोहन भुया कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? और कामिनी दीदी आखिर अपना घर कैसे चलाती है? आज सोहन भुया कुछ अजीब बातें कर रहे थे, इसलिए मेरे मन में भी कई सवाल उठ रहे हैं। सोहन का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है नैना। वह कई बार बिना सोचे समझे ऐसी बातें करता रहता है। कामिनी बेचारी सिलाई और जड़ी बूटियों का व्यापार करके किसी तरह अपना घर चलाती है। उसकी जिंदगी पहले से ही बहुत मुश्किल रही है, इसलिए मैं उसकी थोड़ी मदद कर देता हूँ। सेठ, कामिनी दीदी तो बहुत हिम्मती है। इतनी परेशानियों के बावजूद वह हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती है। अब समझ आया कि आप उनकी मदद क्यों करते हैं। किसी जरूरतमंद की मदद करना तो अच्छी बात है। हाँ नैना, इसीलिए तो मैं उसकी थोड़ी बहुत मदद कर देता हूँ। आखिर मुसीबत में दोस्त ही दोस्त के काम आता है। जब किसी इंसान ने हमारे बुरे वक्त में साथ दिया हो, तो अच्छे समय में उसका साथ देना भी हमारा फर्ज बनता है। अब मैं आ गई हूँ ना राघव जी। अब आपको या कामिनी दीदी को किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई जरूरतमंद है तो हम दोनों मिलकर उसकी मदद करेंगे। बस आप मुझसे कभी कोई बात छिपाइएगा मत। सही कहा तुमने नैना। तुम्हारा दिल बहुत साफ है और शायद इसी वजह से मुझे तुम पर इतना भरोसा है। चलो, अब तुम थोड़ा आराम करो। मैं बाहर से होकर आता हूँ और जल्दी वापस लौटूंगा। रात का समय होता है। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन आधी रात को जब नैना की नींद खुलती है तो राघव गायब होता है। इतनी रात को राघव जी कहाँ चले गए? मुझे बिना बताए तो वह कभी बाहर नहीं जाते। घर का दरवाजा भी खुला है। कहीं कोई परेशानी तो नहीं हो गई? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा। नैना राघव को ढूंढने बाहर निकलती है। रास्ते में गांव के किनारे बनी एक पुरानी झोपड़ी के पास से उसे किसी के सिसकने की आवाज आती है। हे भगवान, इस सुनसान जगह पर इस वक्त कौन रो रहा है? आवाज तो किसी औरत की लग रही है। कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है? लेकिन राघव जी ने हमेशा इस तरफ जाने से मना किया है। शायद मुझे कामिनी दीदी के घर जाकर पूछना चाहिए। जैसे ही नैना कामिनी के घर का दरवाजा खटखटाती है, अंदर से राघव दरवाजा खोलता है। राघव जी, आप इतनी रात को यहाँ कामिनी दीदी के घर क्या कर रहे हैं? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। आपने मुझे बताया तक नहीं कि आप यहाँ आने वाले हैं। आखिर ऐसी क्या बात थी जो आपको आधी रात में यहाँ आना पड़ा? नैना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी रात को अकेली घर से निकलना ठीक नहीं है। चलो पहले घर चलते हैं, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। अभी यहाँ खड़े होकर सवाल जवाब करना ठीक नहीं होगा। घर पहुंचकर राघव नैना को एक नई कहानी सुनाता है। सोहन की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी नैना। कामिनी घबराकर रो रही थी, इसलिए मैं दवाई देने चला गया था। तुम गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें जगाना ठीक नहीं समझा। मेरा इरादा तुम्हें परेशान करने का बिल्कुल नहीं था। अक्सर तो यह बात थी। मैं तो बहुत घबरा गई थी, लेकिन रास्ते में गांव के बाहर वाली झोपड़ी से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। वह आवाज बहुत दर्द भरी थी। वहाँ आखिर कौन रहता है? क्या आपको उसके बारे में कुछ पता है? नैना,
मेरी बात ध्यान से सुनो और उस झोपड़ी के पास कभी मत जाना। वहां शांता नाम की एक अभागी औरत रहती है। लोग कहते हैं कि उस पर बुरी साया है और जो भी उसके संपर्क में आता है उसके साथ कोई न कोई अनहोनी हो जाती है। बुरी साया? लेकिन राघव जी, मुझे तो उसकी आवाज में सिर्फ दर्द और मजबूरी सुनाई दी। वह कोई डरावनी औरत नहीं लगी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है। क्या सच में गांव वाले उसके बारे में ऐसा मानते हैं? मैंने कहा ना नैना, वहां मत जाना। तुम मेरी बात मानो और उस औरत से दूर रहो। जो भी उससे बात करता है उसका घर बर्बाद हो जाता है। गांव वालों ने भी उसे इसी वजह से गांव से बाहर कर दिया है। मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं डालना चाहता। ठीक है राघव जी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं उस तरफ नहीं जाऊंगी और उस औरत से भी दूर रहूंगी। आखिर आप मेरे पति हैं और मेरी सुरक्षा की चिंता आपसे ज्यादा कौन कर सकता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन नैना बाजार जा रही होती है, तभी वही औरत शांता उसके सामने आकर रोने लगती है। बहन, भगवान के लिए मेरी मदद करो। मेरे छोने बच्चे को बहुत तेज बुखार है और वह कई घंटों से तड़प रहा है। मेरे पास न पैसे है न दवा खरीदने का कोई साधन। तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, मेरी मदद कर दो। तुम रो मत बहन। मेरे चाचा वैद्य थे और बचपन से मैंने उनसे कई जड़ी बूटियों के बारे में सीखा है। अगर सही जड़ी बूटी मिल गई तो शायद बच्चे का बुखार कम हो जाए। तुम यही रुको, मैं अभी जंगल से दवा लेकर आती हूँ। नैना भागकर जंगल से बुखार की जड़ी बूटी लाती है और शांता को दे देती है। शांता बहन, इसे अच्छी तरह पीसकर बच्चे को थोड़ी थोड़ी मात्रा में पिला देना। हर 3 घंटे में ध्यान से देना और बच्चे को पानी भी पिलाते रहना। अगर उसकी हालत बिगड़े तो तुरंत किसी वैद्य या डॉक्टर को दिखाना। उम्मीद है वह जल्दी ठीक हो जाएगा। बहन, मैं तुम्हारा यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तुमने बिना मेरा अतीत जाने, बिना यह सोचे कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मेरे बच्चे की मदद की। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे और तुम्हारे घर में कभी दुख न आए। उसी रात राघव नैना के लिए गर्म दूध का गिलास लेकर आता है। नैना, आज तुम दिन भर बहुत काम करती रही हो। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें और हमारे होने वाले बच्चे को ताकत की जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध लेकर आया हूँ। इसे आराम से पी लो और फिर अच्छी नींद लेना। धन्यवाद राघव जी, आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। जब आप मेरे पास होते हैं तो मुझे लगता है कि चाहे दुनिया में कितनी भी परेशानी क्यों न हो, मैं हर मुश्किल का सामना कर सकती हूँ। नैना दूध पीकर सो जाती है, पर अगली सुबह रास्ते में उसे फिर से शांता मिलती है। नैना बहन, मैं तुम्हें खुशखबरी देना चाहती हूँ। तुम्हारे दिए कार्य से मेरा बच्चा अब बिल्कुल ठीक है। कल रात उसका बुखार उतर गया और आज वह खेल भी रहा है। तुमने मेरे घर में फिर से खुशी लौटा दी, इसलिए आज मेरे घर चलकर मेरे हाथ की चाय जरूर पीना। यह तो बहुत अच्छी बात है शांता। बच्चे को ठीक देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। गांव वाले तुम्हें इतना बुरा क्यों मानते हैं? आखिर ऐसी क्या बात हुई थी कि तुम्हें गांव से बाहर रहना पड़ रहा है? गांव वालों ने मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं की बहन, इसके पीछे कामिनी का हाथ है। उसने मेरे पति को धीरे धीरे शराब का आदी बनाया और फिर हमारी मजबूरी का फायदा उठाकर हमारा सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया। जब मैंने विरोध किया तो उसने मुझे ही बदनाम कर दिया। क्या कामिनी दीदी ने ऐसा किया? लेकिन मैं तो उन्हें हमेशा एक मददगार और अच्छी महिला समझती रही हूँ। राघव भी उनकी बहुत तारीफ करते हैं। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि वह किसी के साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है। नैना, मेरी बात पर विश्वास करना मुश्किल है, मैं जानती हूँ, लेकिन वह बाहर से जितनी मीठी दिखती है, अंदर से उतनी ही खतरनाक है। जब मेरे पति मर गए तो उसी ने मुझ पर जादू टोने का झूठा इल्जाम लगाया और मुझे गांव से बाहर करवा दिया। और अब उसकी नजर तुम्हारे पति राघव पर है। बस करो शांता, मेरे पति के बारे में ऐसी बातें मैं बिल्कुल नहीं सुन सकती। राघव मुझसे बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। तुमने मेरी मदद की है,
इसलिए मैं तुम्हारा सम्मान करती हूँ, लेकिन हमारे रिश्ते के बीच दरार डालने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हें मेरी बात झूठ लगती है तो खुद सोचो नैना, तुम्हारा पति रोज रात को तुम्हें दूध देकर क्यों सुलाता है, और कई बार तुम्हारे सो जाने के बाद वह घर से बाहर क्यों चला जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दूध में कोई नशीली चीज मिलाकर तुम्हें गहरी नींद में सुलाया जाता हो ताकि वह चुपके से कामिनी के पास जा सके। शांता की यह बात नैना के दिल में तीर की तरह चुभ जाती है। उसे राघव का रोज रात को दूध देना याद आता है। क्या शांता सच कह रही है? नहीं, मैं बिना देखे अपने पति पर शक नहीं कर सकती, लेकिन अगर उसकी बात सच हुई तो मुझे किसी पर भरोसा करने से पहले अपनी आंखों से सच्चाई देखनी होगी। आज रात मैं खुद पता लगाऊंगी कि राघव आखिर कहाँ जाते हैं। इगरिएगा। उस रात जब राघव दूध लेकर आता है तो नैना चुपके से दूध को खिड़की के बाहर फेंक देती है और सोने का नाटक करने लगती है। अच्छा, नैना गहरी नींद में सो गई है। अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए। कामिनी मेरा इंतजार कर रही होगी। अगर आज भी कोई बात बिगड़ गई तो नैना को शक हो सकता है। मुझे चुपचाप उसके पास पहुंचना होगा। राघव के जाते ही नैना उठती है और दबे पांव उसका पीछा करती है। जैसे ही वह कामिनी के घर के दरवाजे से अंदर झांकती है, उसके होश उड़ जाते हैं। हे भगवान! राघव और कामिनी एक दूसरे का हाथ पकड़कर हंस रहे हैं। तो शांता जो कुछ कह रही थी वह सच था। जिसे मैं अपना सबसे बड़ा सहारा समझती रही, वही मेरी पीठ पीछे मेरे विश्वास को तोड़ रहा था। आज मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। राघव, यह सब क्या है? तुम दोनों आधी रात को एक दूसरे का हाथ पकड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम पर आंख बंद करके भरोसा किया और तुमने उसी भरोसे को कुचल दिया। आज तुम्हारा यह घिनौना सच मेरी आंखों के सामने आ गया है। नैना, तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। तुम्हें जो दिखाई दे रहा है उसका मतलब वैसा बिल्कुल नहीं है। राघव तो सिर्फ मुझसे सलाह लेने आया था। तुम बिना पूरी बात जाने हम दोनों पर इल्जाम लगाकर अपने ही रिश्ते को खराब मत करो। चुप रहो कामिनी, अब तुम्हारी मीठी बातों में मैं बिल्कुल नहीं आने वाली। मुझे सब समझ आ चुका है। राघव, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मैं कल पूरे गांव के सामने तुम्हारी सच्चाई बताऊंगी और सबको दिखाऊंगी कि तुम दोनों ने मेरे साथ क्या किया है। नैना, मेरी बात तो सुनो। तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। लेकिन अब मामला बहुत बिगड़ गया है। अगर तुमने गांव वालों के सामने सब कुछ बता दिया तो मेरी इज्जत और मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। राघव, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नैना हमारी बात गांव वालों को बताने वाली है तो उससे पहले कहानी ही बदल दो। सोहन को किसी तरह उसके कमरे में सुला दो और सुबह गांव वालों के सामने नैना पर ही इल्जाम लगा देना। लोग वही मानेंगे जो उनकी आंखों के सामने होगा। अगले दिन सुबह राघव गांव के सरपंच और लोगों को अपने घर इकट्ठा कर लेता है और रोने का नाटक करता है। सरपंच जी, आज मैं बहुत मजबूर होकर आपके सामने आया हूँ। मैंने अपनी पत्नी पर भरोसा किया, लेकिन उसने मेरी पीठ पीछे सोहन से रिश्ते बनाए। आज सुबह मैंने दोनों को एक साथ पकड़ा है। मैं टूट चुका हूँ। आप ही मुझे न्याय दिलाइए और इस धोखे की सजा दीजिए। यह झूठ है सरपंच जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यह सब राघव और कामिनी की पहले से बनाई हुई चाल है। राघव खुद रोज रात को चोरी छिपे कामिनी के घर जाता था। मैंने अपनी आंखों से दोनों को एक साथ देखा है। मुझे बदनाम करके ये लोग अपना सच छिपाना चाहते हैं। खामोश औरत। राघव वर्षों से हमारे सामने सीधा सादा जीवन जीता आया है और आज उसके घर में सोहन तुम्हारे कमरे में पाया गया है। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? तुम अब अपनी सफाई देकर गांव के लोगों को गुमराह करने की कोशिश मत करो। सरपंच जी, मुझे तो अपनी बहन जैसी नैना पर बहुत दया आती थी। मैं हमेशा उसे समझाती थी कि अपने घर और पति का ध्यान रखो, लेकिन मुझे क्या पता था कि वह इतनी नीच हरकत करेगी। आज उसकी सच्चाई देखकर मेरा सिर शर्म से झुक गया है। इस गांव में ऐसी चरित्रहीन औरत के लिए कोई जगह नहीं है।
नैना, तुम्हारे खिलाफ जो कुछ सामने आया है, उसके बाद गांव में रहना उचित नहीं है। तुम्हें अभी इसी समय यह गांव छोड़कर जाना होगा। यही पंचायत का फैसला है। बेकसूर नैना रोती बिलखती रह जाती है, लेकिन गांव का कोई भी इंसान उसकी बात नहीं सुनता। नैना को गांव से निकाल दिया जाता है। गांव से बाहर निकलकर नैना शांता की झोपड़ी में जाती है। नैना, मुझे पहले से पता था कि वे तुम्हारे साथ यही करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम हिम्मत मत हारो। यह तुम्हारी जिंदगी का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। जिसने तुम्हें गिराया है, उसे तुम्हारी मजबूती का जवाब समय जरूर देगा। तुमने सही कहा था शांता। आज मेरा दिल बहुत टूटा है, लेकिन अब मैं अपने आंसू अपनी कमजोरी नहीं बनने दूंगी। मैं रोऊंगी नहीं और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी। मैं अपने हुनर के दम पर जिंदगी की नई शुरुआत करूंगी और एक दिन खुद को साबित करके दिखाऊंगी। नैना शहर चली जाती है और वहाँ अपनी जड़ी बूटी और सिलाई के हुनर से एक बड़ी व्यापारी बन जाती है। कई साल बीत जाते हैं। वर्षों बाद शांता शहर में नैना से मिलने आती है। नैना अब एक बहुत बड़ी और आदरणीय महिला बन चुकी थी। शांता, तुम यहाँ आए। तुम्हें देखकर मेरी सारी पुरानी यादें ताजा हो गईं। आयो, मेरे पास बैठो। बताओ, गांव का क्या हाल है और वहाँ के लोगों को क्या अब भी मेरी याद आती है? इतने सालों में वहाँ क्या क्या बदल गया? नैना, ईश्वर का न्याय सच में बहुत अनोखा होता है। तुम्हारे जाने के बाद धीरे धीरे कामिनी और राघव की सच्चाई पूरे गांव के सामने आ गई। जिन लोगों ने उस दिन तुम्हारी एक बात नहीं सुनी थी, उन्हें बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ। कामिनी को एक गंभीर बीमारी हो गई और राघव की सारी धन दौलत धीरे धीरे खत्म होती चली गई। आखिरकार उसका सब कुछ नीलाम हो गया। आज दोनों उसी गांव में दाने दाने को तरस रहे हैं और अपने किए कर्मों की सजा भुगतते हुए घुट-घुट जीवन जी रहे हैं। शांता, जो जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल एक न एक दिन जरूर मिलता है। लेकिन मैं अब अपने अतीत को पीछे छोड़ चुकी हूँ। जिन लोगों ने मुझे तोड़ा, उनके बारे में सोचकर मैं अपनी आज की खुशी क्यों खराब करूँ? मैंने अपनी मेहनत से अपनी नई दुनिया बनाई है और अब मैं सिर्फ अपनी आने वाली जिंदगी को खुशियों से भरना चाहती हूँ।